हाँ, तो कल वाला टॉपिक समझ में आया था आप सभी को। तो कल हमने देखा था कि किसी भी सेल मेम्ब्रेन, कोई भी सेल मेम्ब्रेन होती है, उसको कोई भी प्रोटीन मेम्ब्रेन के अक्रॉस उसको आर पार करता है और कोई भी मटेरियल या कोई भी प्रोटीन एज ए रिसेप्टर या प्रोटीन लगा होता है और मटेरियल्स को अंदर लाने ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर कोई प्रोटीन किसी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करे तो हम उसे क्या कहेंगे? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो अपने कल डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अभी इसी में थोड़ा आगे और बताऊंगा मैं कि अगर इस सेल मेम्ब्रेन को कोई प्रोटीन क्रॉस करता है, क्या ये प्रोटीन या एक रिसेप्टर, एक एग्जांपल दिया था मैंने कि पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन, पूरी कंप्लीट सेल मेम्ब्रेन में जगह जगह पर रिसेप्टर लगे होते हैं, काफ़ी सारे रिसेप्टर होते हैं, प्रोटीन चैनल्स होती हैं, सोडियम चैनल्स होती हैं। इस प्रकार से क्या कोई रिसेप्टर एक बार ही इस ट्रांस मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, या कोई रिसेप्टर ऐसा भी होता है जो एक बार अंदर आया फिर बाहर गया, फिर अंदर आया फिर बाहर गया, फिर अंदर आया फिर बाहर गया? क्या कोई रिसेप्टर ऐसा भी हो सकता है? तो अपन कहेंगे यस, एक रिसेप्टर वन टाइम भी सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकता है और कई बार भी क्रॉस कर सकता है। डिपेंड करता है उसकी स्ट्रक्चर के ऊपर कि इस प्रोटीन के अंदर, इस रिसेप्टर के अंदर, ये रिसेप्टर किसका बना हुआ है अपन थोड़ा सा ब्रीफली कहेंगे। ये प्रोटीन्स का बना होता है और प्रोटीन के अंदर काफी सारे स्ट्रक्चर होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अल्फा सीट, बीटा सीट, ओके, अल्फा बीटा सीट, न्यूक्लियोटाइड एक्सेट्रा, यानी कि डिपेंड करता है प्रोटीन की स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर इसमें ये अल्फा सीट है आपका, ये अल्फा पार्ट है, तो अल्फा आपने देखा है, ये अल्फा पार्ट है, वो अल्फा हेलिक्स इस प्रकार से घूमता हुआ जाता है। जबकि यहाँ पे यही प्रोटीन नीचे की साइड में बीटा सिप्टिड है, इस प्रकार से बीटा सिप्टिड प्रोटीन है। ठीक है, वापस फिर इसके अंदर अल्फा हेलिक्स चेंज जुड़ गई तो ये वापस फिर अल्फा होता हुआ, ये अल्फा का नेचर है जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, जस्ट लाइक दिस। इस प्रकार से कोई रिसेप्टर कई बार किसी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। वो डिपेंड करता है उसकी साइज पे, उसके नेचर पे और उसके स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, अभी अपन इससे आगे चलेंगे कि किस प्रकार से हमें कोई रिसेप्टर दिया जाए। ये रिसेप्टर हमने आपको दिया, इसमें बताओ कि कितने टाइप की स्ट्रक्चर्स हैं, इसके अंदर कितनी सब यूनिट्स हैं, इस रिसेप्टर के अंदर कितनी सब यूनिट हैं। जैसे कल अपन डिस्कस कर रहे थे, सेम उसी प्रकार से हम आपको प्रोटीन देंगे तो आप क्या करोगे? इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप? नेगेटिव इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे। जब नेगेटिव इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे तो हम देखेंगे कि इस प्रोटीन के अंदर जो बैंड आता है वो कितने के ऊपर आता है। माने कि बैंड 100 के ऊपर आ गया। अब ये हमें ये सिखाता है कि खाली हमें इसकी कंप्लीट स्ट्रेंथ, इसके साइज, इसके आकार, इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा। अब पर्सनली वी वांट्स टू नो अबाउट द subunits in this protein or in this receptor. Okay, then we have to again page electrophoresis just like SDS. अब हम करेंगे SDS करेंगे। तो SDS के अंदर जब अपन इसको वापस से ब्रेक डाउन करेंगे और तो हमें क्या मिलेगा कि 2 या 3 जितनी सब यूनिट होंगी उतने ही आपको क्या मिलेंगे? बैंड मिलेंगे। यानी कि एसिडेस के द्वारा हम ये कन्फर्म करेंगे कि इस प्रोटीन के अंदर, इस रिसेप्टर के अंदर 3 बैंड है। इट मींस देयर आर 3 सबयूनिट्स आर प्रेजेंट इन दिस प्रोटीन और इन दिस रिसेप्टर। ओके, क्लियर? ठीक है, अभी हमें पता चल गया कि रिसेप्टर के अंदर 3 प्रकार के सबयूनिट्स हैं। हम कैसे पता चलेगा कि कौन सी सबयूनिट है वो अल्फा हेलिक्स है, कौन सबयूनिट है वो बीटा सिप्टिड है? तो अपन क्या करते हैं, जब हम मेजर करना है, हमें एनालाइज करना होता है, जैसे कि हमें कैंसर सेल्स के बारे में जानना है या हमारी बॉडी के अंदर हमें कुछ देखना है कि इस सेल के अंदर स्टडी करनी है किसी स्पेसिफिक पार्ट की, स्पेसिफिक जोन की, तो हम क्या करते हैं? एक वर्ड है, टर्म है, जो आज टॉपिक अपना फ्लोरेसेंस। आज का अपना टॉपिक है फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस तो बेटा बेसिकली फ्लोरेसेंस क्या होता है? किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना, किसी
चीज को हम कलर देते हैं। आपने बीएससी में पढ़ा था कि फ्लोरेसेंस बेसिकली हम किसी चीज को कलर कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में आप समझोगे, किसी चीज को कलर करना, किसी चीज को कलर करना और कलर करके उसको हम आराम से इजीली आइडेंटिफाई कर दें। अपने पास 10 बॉल्स हैं, अपने पास 10 बॉल्स हैं, ठीक है, सभी का सेम कलर है बट दे हैव डिफरेंट कैरेक्टर्स। ओके, तो हमने कैरेक्टर के आधार पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो कलर, ये बॉल है, ये डिफरेंट कलर की है, हम इसको कलर कर दें, इसको डाई कर देंगे, इसको हमने डाई कर दिया हमने इस बॉल को। तो अब जब भी आप अंधेरे में इसको मैं बिल्कुल गोल करके देखोगे आप तो आराम पहचानोगे ये रेड कलर वाली है, इसको हमने फ्लोरेसेंट कर दिया था, तो हम पहचान लेंगे ये वही बॉल है जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है। उसी प्रकार से अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो फ्लोरेसेंस आएगा कैसे। ये जो मार्कर है, इस मार्कर के अंदर ये हमें रेड क्यों दिख रहा है? सनलाइट में 7 कलर्स हैं, कॉम्बिनेशन है 7 कलर्स का। तो 7 की 7 कलर जब इस पार्टिकल पे पड़े तो ये रेड कलर का ही हमें दिखाई दिया। इट मीन्स दिस पार्टिकल, इसने सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए और इसने एक कलर को एमिट किया है, एक कलर को इसने एमिट किया है और वही कलर अपने को दिखाई देगा। कहने को तो बहुत सिंपल है लेकिन बेसिकली इसमें होता क्या है, अब ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, जो कलर का एमिशन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है ये अपन डीपली देखेंगे। 2 दिन पहले हमने पढ़ा था एटम्स के बारे में। तो एटम्स के अंदर बीच में ये न्यूक्लियर होता है। इस एटम के अंदर एक न्यूट्रॉन होता है प्लस प्रोटॉन होता है, ठीक है, ये दोनों आपस में बाइंडेड होते हैं, दोनों क्लोजेस्ट बाइंडिंग होते हैं और ये जब तक बाइंडेड है तब तक इस एटम का अस्तित्व है। ओके, ठीक है। अब इसके चारों ओर हमने देखा था कि इसकी कक्षाएं हैं, ऑर्बिटल्स हैं, इन ऑर्बिट्स के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। हमने ये भी देखा था कि ये ऑर्बिट काफी हो सकते हैं, एक ऑर्बिट यहाँ पे है, एक ऑर्बिट थोड़ा दूर है और एक ऑर्बिट थोड़ा बहुत दूर है, इस प्रकार से ऑर्बिट होते हैं। तो जितना बड़ा एटम होगा, जितना ज्यादा किसी एटम का एटॉमिक नंबर होगा, उतने ही ज्यादा उसके चारों ओर ऑर्बिट मिलेंगे और वही उसकी साइज को आइडेंटिफाई करके जाता है। ठीक है, क्लियर। क्या इस ऑर्बिट में घूमने वाला कोई इलेक्ट्रॉन हमेशा इसी ऑर्बिट में घूमेगा? डेफिनेटली। जब यह किसी भी चीज से रिएक्शन नहीं कर रहा, ये एटम किसी भी चीज से रिएक्शन नहीं कर रहा, इसके अंदर कोई भी एनर्जी, किसी प्रकार की एनर्जी हम इसको नहीं दे रहे, ना इससे कोई एनर्जी ले रहे, तो ऐसी अवस्था के अंदर ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष के अंदर, अपने ऑर्बिट के अंदर ही घूमता रहेगा। लेकिन अगर हम इस एटम को आउटसाइड से कोई एनर्जी दें, हमने इसको सनलाइट दी, इस सनलाइट के अंदर 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है, तो अब क्या हो सकता है, इस एनर्जी से, इस लाइट से, इस एनर्जी से, सन की लाइट से इसके अंदर कुछ चेंज आ सकता है भाई, इसके अंदर कुछ चेंज आ सकता है, इस एटम के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ सकता है। नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स जो अपने ऑर्बिटल में घूम रहे थे, ये थोड़े गर्म हो जाएंगे, इसको एनर्जी मिल जाएगा और ये अपनी हायर स्टेट में जाने की कोशिश करेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो वहां से मूव करेगा और अपने हायर स्टेज में जाने की कोशिश करेगा, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी गेन करके और अगले ऑर्बिट में जाने की कोशिश करेगा। ये यहाँ पे मान लो कि इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन था और सेकंड के अंदर अपने 8 इलेक्ट्रॉन हैं, सेकंड ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे ही एनर्जी आई बाहर से तो ये अपनी हायर एनर्जी स्टेट के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। ये जो एटम्स हैं ये अपनी हाई एनर्जी स्टेट के अंदर जाने की कोशिश करेंगे और ये यहाँ से जंप करके इस आगे वाली ऑर्बिट के अंदर आ जाएगा। बेटा ये जंप करके आगे वाली ऑर्बिट के अंदर आ जाएगा। जितनी आप एनर्जी देते रहोगे उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके और नेक्स्ट ऑर्बिट में जाने लग जाएंगे, अपने हायर स्टेट के अंदर जाने लग जाएंगे।
अब हमने एनर्जी देना बंद कर दी, अब हमने एनर्जी देना बंद कर दिया। अब जैसे ही आपने एनर्जी देना बंद किया तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो हवा में आ गए थे, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको सब कुछ आता है, आपसे इंटेलिजेंट कोई नहीं है, अब आप हवा में आ गए, आप पेड़ के ऊपर चढ़ गए, ठीक है। अब जैसे मैं जाऊंगा, जैसे मैं जाने के बाद आपके पापा जी आ गए, मम्मी आ गए, अरे क्या कर रहा हूँ ऊपर पेड़ के ऊपर, उधर नीचे, तो आपकी सारी हवा गायब, सारी नॉलेज गायब, और आप अपनी ओरिजिनल स्टेट के ऊपर आ जाओगे। जब आप अपनी ओरिजिनल स्टेज के ऊपर आओगे, उस समय के ऊपर वो एनर्जी जो आपने गेन की थी ना, जो एनर्जी आपने अचीव की थी, वो एनर्जी अब एमिट करेगी, वो एनर्जी अब एमिट करेगी, एमिशन होगा यहाँ पे। जो लाइट आपने गेन की थी वो लाइट अब आप वापस से रिलीज करोगे, एक्सपोज करोगे, उसी को बोलते हैं इमिशन, उसी को बोलते हैं फ्लोरेसेंस। क्लियर? जब किसी एटम के अंदर बाहर से कोई एनर्जी आए और उसके इलेक्ट्रॉन्स को हाई स्टेट में पहुंचा दे, उसके बाद जब अपनी ओरिजिनल स्टेज में आएंगे तो वो एक विशेष एनर्जी रिलीज करेंगे, इसे विशेष एमिशन देंगे, विशेष फ्लोरेसेंस देंगे, इसी को आप क्या कहोगे? फ्लोरेसेंस कहेंगे, ठीक है। जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी रिलीज को ही क्या कहेंगे? फ्लोरेसेंस कहेंगे। कॉपी कर लो। हो गया बेटा? आगे चलें। अच्छा, क्या जो सभी कलर्स हैं अपने पास, 7 कलर्स हैं विद योर, आपने +2 में पढ़ा होगा, VIBGYOR, ये जो 7 कलर्स का कंपोजिशन है सनलाइट के अंदर, क्या सभी का डिस्पर्सन बराबर होता है? डिस्पर्सन मीन्स फैलाव। क्या जो सभी कलर हैं, इन सभी कलर्स का फैलाव डिस्पर्सन बराबर होता है? जैसे ब्लू कलर है, रेड कलर है, वायलेट है, ग्रीन है, क्या जो लाइट्स है अपने घर पे, ग्रीन लाइट है, ब्लू लाइट है, क्या सभी का जो फैलाव है, डिस्पर्सन है, वो बराबर मात्रा में होता है? नहीं। ये बहुत ही बेसिक सी बात है। जो रेड कलर है, इसका डिस्पर्सन सबसे कम होता है, इसका डिस्पर्सन सबसे कम होता है, यानी ये लाइट सबसे कम फैलती है। जैसे रेजर लाइट आप देखते हो, रेजर लाइट यूज करते थे अपन घरों में, अंदर जब बच्चे खेलते थे वीडियो टीवी के अंदर, तो वो एक लाइट एक जगह फोकस डलेगा तो वहीं पे रहेगी, वो फैलेगी नहीं। जबकि ग्रीन लाइट है वो फैल जाती है पूरी। और सबसे ज्यादा फैलती कौन सी है? वायलेट, ये सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा डिस्पर्सन किस लाइट का होता है? वायलेट का। और सबसे कम किसका होता है? रेड का। ठीक है, रब करूं? तो अभी अपन बात कर रहे हैं कि अभी जस्ट पिछले कह रहा था कि किसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है। सॉरी, कलर लेता हूं मैं। एक ही विशेष प्रोटीन है हमारे पास, ठीक है। हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा ये तो पता कर लिया कि इसके अंदर कितने सब यूनिट्स हैं। अब हमें इस प्रोटीन का फ्लोरेसेंस चेक करना है। अपन ने क्या किया, एक टर्म और लेता हूं यहाँ पे, फ्लोरेसेंट।
फ्लोरोसेंट क्या होता है बेटा, ये डाई है, ये मेरी कलर है जिसके द्वारा मैं मनचाहा कलर ले सकता हूँ। मेरे को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी पार्टिकल को, किसी मॉलिक्यूल को मेरे को कलर करना है, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल को कलर करना है ताकि मेरे को पता चल सके कि वो यही मॉलिक्यूल है जो मेरे को चाहिए। ओके, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा पता चला कि इस प्रोटीन के अंदर 2 सब यूनिट है, हमें सब यूनिट ए और सब यूनिट बी, ठीक है। मैंने इस सब यूनिट ए को फ्लोरोसेंट दिया, इसके ऊपर मैंने कलर कर दिया, रेड कलर कर दिया, मैंने रेड कलर कर दिया, ठीक है। अब और दूसरा वाला जो है बी, इसको मैंने ब्लू कलर से डाई कर दिया, इसको मैंने फ्लोरोसेंट क्या दिया, ब्लू कलर। अभी मैंने इस पर लाइट डाली, एनर्जी डाली मैंने इसके अंदर, ये एनर्जी डाली मैंने इसके अंदर। तो अब यहां से जो लाइट, यहां से जो फ्लोरोसेंस होगा वो कैसा होगा, कैसा होना चाहिए भाई, ए सब यूनिट पे मैंने लाइट डाली, लाइट डाल दी मैंने। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, 2 कमरे हैं, दोनों कमरों के बीच में हमने एक प्लास्टिक पॉली बैग लगा दिया, प्लास्टिक थैले लगा दी उस रूम में मैंने, और ये प्लास्टिक जो पॉली बैग है ये ग्रीन कलर की है, कैसे कलर की है, ग्रीन कलर की। उस साइड मैंने व्हाइट लाइट ऑन कर दी, तो व्हाइट लाइट ऑन करने बाद इस साइड जो मेरे को लाइट दिखेगी वो कैसी दिखेगी, जैसे मानो ये ग्रीन लाइट की पॉली बैग थी, इस साइड मैंने लाइट ऑन कर दी, ये व्हाइट लाइट ऑन कर दी, और ये ग्रीन की पॉली बैग है, तो यहाँ पे जो प्रकाश आएगा वो कैसा आएगा, ग्रीन आएगा। हमें जो लाइट दिखाई देगी वो ग्रीन दिखाई देगी, यानी कि जो फ्लोरोसेंट है ये कैसा है, ग्रीन है। जब हम छोटे बच्चे थे, है ना, अभी भी छोटे हैं आप, तो टीवी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर अपन क्या करते थे, एक प्लास्टिक की पॉली बैग आती थी, कवर आता था ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, तो हम उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए तो ब्लू कलर का आगे बैग लाते थे, तो हम जो पिक्चर्स है ना, जो आदमी उसके अंदर वो ब्लू कलर के दिखते थे, यानी वो फ्लोरोसेंट था। उसी प्रकार से हमने एक सब यूनिट को रेड कलर दे दिया, दूसरे को हम दे दिया ब्लू। तो अभी मैंने क्या किया, लाइट डाली इस ए सब यूनिट के ऊपर, तो लाइट कैसे आनी चाहिए, जो एमिशन होगा, जो फ्लोरोसेंस होगा, इसके अंदर लाइट गई, हायर स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आए, और जब इलेक्ट्रॉन्स वापस ऑर्डिनरी स्टेट पे आएंगे तो एक एमिशन होगा, ठीक है। तो कैसा कलर होना चाहिए, जब मैंने ए सब यूनिट के ऊपर को लाइट डाली, पूरे ए सब यूनिट को मैंने रेड कलर से मैंने क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है, तो लाइट जब इसके अंदर जाएगी बाहर निकलेगी, जो एमिशन आया कैसा आना चाहिए, रेड। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मैंने लाइट दी इस ए को, लेकिन लाइट आ रही है बी से निकल के, लाइट आ रही है बी से निकल के, और बी से निकल के आ रही है ब्लू लाइट। लाइट दी मैंने व्हाइट, फ्लोरोसेंट रेड लगा रखा था, लेकिन लाइट आई कैसी, ब्लू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ए और बी दोनों आपस में मिले हुए हैं, ए और बी दोनों सभी आपस में अटैच हैं, और ये एक दूसरे को अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं। मैंने एनर्जी ए को दी, लेकिन एनर्जी निकली बी से, ठीक है। मैंने पैसे दिए एकता को कि भी ये लो 1000 रुपए, ठीक है, कल मेरे को वापस दे देना, लेकिन अगले दिन 1000 रुपए एकता ने नहीं दिए, मैं रुपए दे दिया स्नेक। इट मीन्स दोनों का कनेक्शन है, दोनों के अंदर एनर्जी ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, दोनों के अंदर एनर्जी ट्रांसमिशन हो रहा है, दे रहा हूं किसी को और को, और निकाल रहा है कोई और। तो ऐसे में मेरे से आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो किस प्रकार से हम किसी रिसेप्टर की स्ट्रक्चर बनाएंगे वो हमारे लिए इजी हो जाता है, ये टेक्नोलॉजी। इस प्रकार से एनर्जी, जिसके अंदर एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, इस प्रकार की एनर्जी को बोलते हैं अपन FRET, FRET, फ्लोरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसमिशन, लिख लो इसको। फ्लोरोसेंस रेजोनेंस
एनर्जी ट्रांसमिशन। यानी कि जब किसी प्रोटीन को, जब किसी रिसेप्टर के अंदर, जिसमें काफी सारे सबयूनिट्स हैं, हमने सभी को अलग अलग फ्लोरोसेंट दिया हुआ है। फ्लोरोसेंट मीन्स कलर डाई, हमने सभी को अलग अलग कलर दिया हुआ है। हमने लाइट किसी को दी थी और लाइट निकल रही है किसी और से, यानी फ्लोरोसेंस किसी और से हो रहा है। फ्लोरोसेंस रेजोनेंस हो रहा है एनर्जी ट्रांसमिशन के द्वारा, एनर्जी ट्रांसमिशन हो रही है और किसी दूसरे से एनर्जी हमें मिल रही है। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी जब किसी प्रोटीन्स के अंदर दो से अधिक सबयूनिट्स हो और हम एनर्जी दे किसी और को, निकले किसी और से, और वो भी दूसरे फ्लोरोसेंट्स हैं, तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी क्या कहलाएगी? फ्लोरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसमिशन ऑप्टिकल। हो गया भाई, रख कर दूं इसको? ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके लिए, अब आप बताओगे मेरे को तो क्वेश्चन। ठीक है, मेरे पास एक प्रोटीन है, ठीक है, ये मैंने आपको प्रोटीन दे दिया, ठीक है, मुझे नहीं पता इसमें कितने सब यूनिट्स हैं, ठीक है, और मेरे को इसकी स्ट्रक्चर बढ़ानी है ना। ये प्रोटीन बहुत छोटा है, मैं इसको ढंग से नहीं देख पा रहा, मेरे को इसकी स्ट्रक्चर बढ़ानी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। तो हमने जो इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, नेगेटिव इलेक्ट्रोफोरेसिस किया हमने, नेगेटिव, तो मेरे को जो बैंड आया वो बैंड 100 के ऊपर आया। जब मैंने दोबारा इसको एसिडियस किया, तो 3 बैंड आए थे, ठीक है, 3 बैंड आए। एक बैंड आया 50 पे, एक आया 30 पे, और एक आया 20 पे। अब मेरे को क्लियर हो गया कि इस प्रोटीन के अंदर, इस रिसेप्टर के अंदर 3 सबयूनिट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, तीनों सबयूनिट हो गए। अब मैं कह रहा हूं कि इस प्रोटीन का मेरे को प्रॉपर स्ट्रक्चर बताओ। 3 चीज आ गई आपके पास, 3 प्रोटीन है, माना ये आपका अल्फा प्रोटीन है, अल्फा स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन की, ये बीटा है, और ये डेल्टा है, और ये गामा ले लो। अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार के सब यूनिट्स हैं, ठीक है, 3 प्रकार के सब यूनिट्स हैं। ये अल्फा बड़ा है, अब पता चले अपने को, अल्फा सब यूनिट 50% है, यानी कि अल्फा मेरा बड़ा है, ये अल्फा होगा, ठीक है। बीटा, ये मेरी सेकंड सब यूनिट है, बीटा, ये बीटा है, और थर्ड है गामा, ये सबसे छोटी यूनिट है, ये हो गई आपकी गामा। लेकिन ये तीनों किस प्रकार से जुड़ सकते हैं? जब ये एक कंप्लीट कंजस्टेड प्रोटीन था तो ये कैसे जुड़े हुए थे? हमें इन तीनों को जोड़ के दिखाना है क्या? अभी आप देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन मेरे पास है कि अल्फा प्रोटीन, बीटा प्रोटीन, और ये आपका गामा सबयूनिट, ऐसे हो सकते हैं तीनों, ऑप्शन नंबर 1। सेकंड है अल्फा, बीटा, और यहां पे हो सकते गामा, ठीक है, ओके। सेकंड है, थर्ड है अल्फा, बीच में ग्रीन आ गया, और यहाँ पे आपका येलो आ, सॉरी ब्लू आ, ऐसे हो सकती है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपके पास अल्फा, बीटा, और ये यहां पे जुड़ गया गामा, ऐसे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कैसी हो सकती है? हमें आपको स्ट्रक्चर बनानी है। मैंने आपको एक प्रोटीन दे दिया, तीनों का नेगेटिव और एसडीएस कंक्लूजन दे दिया। अभी आप बताओगे स्ट्रक्चर कैसी है, तो आप कैसे बता पाओगे?
ये हम फ्रेट के द्वारा बताएंगे बेटा, ये हम फ्रेट टेक्नोलॉजी के द्वारा बताएंगे, FRET, फ्रेट के द्वारा बताएंगे कि स्ट्रक्चर कैसी है। ठीक है, अब मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने लाइट दी, मैंने एनर्जी दी इस रेड वाले को, अल्फा को मैंने एनर्जी दी। ठीक है, इसके ऊपर जो फ्लोरोक्रोम है, यानी जो मैंने कलर दे रखा है वो रेड दे रखा है, यानी अगर इससे एनर्जी निकलेगी तो रेड कलर का एमिशन होगा। इसको मैंने ब्लू कलर का दे रखा है, इससे एनर्जी निकलेगी तो ब्लू कलर का निकलेगा। ठीक है, इसके अंदर निकलेगी तो ग्रीन कलर का निकलेगी। अब क्या हुआ, मैंने लाइट दी अल्फा को, तो मैंने देखा कि जो फ्लोरेसेंस है वो मेरे पास आ रहा है ब्लू। कैसा आ रहा है? ब्लू। ठीक है, दोबारा मैंने इस साइड से लाइट दी, रेड को मैंने इस साइड से एनर्जी दी, इस साइड से एनर्जी, तो मैंने देखा कि इसके अंदर कलर आ रहा है ग्रीन। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, जब अल्फा को मैंने लाइट दी, एनर्जी दी और निकल रही है बीटा से, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का कनेक्शन है, डेफिनेटली है। फर्स्ट ऑप्शन के क्या देखा मैंने कि दोनों का कनेक्शन है, यानी कि दोनों जुड़े हुए हैं। दूसरी बार मैंने लाइट दी अलग डायरेक्शन से, तो मैंने क्या देखा कि एनर्जी निकल रही है गामा से, यानी कि इन दोनों का कनेक्शन भी है। बेटा बहुत ध्यान से देखना, इन दोनों का कनेक्शन भी है। ये इसका मतलब ये तीनों जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब एक बात दोबारा से देखो आप, अगर मैं लाइट देता हूं ग्रीन को, अगर मैंने लाइट दी ग्रीन को, एनर्जी मैंने दी ग्रीन को, तो कहां से एमिशन होगा? तो लाइट एनर्जी कहां से निकलेगी? सीधी सी बात है, जब इसको दिया था तो यहां से निकली थी, अब इसको दिया है तो कहां से निकलेगी? इधर से निकलेगी, यानी कि रेड फ्लोरोक्रोम से निकलेगी। लेकिन एक चीज देखो, ब्लू को दी मैंने तो भी रेड से निकली। क्या ऐसा हुआ कि मैंने ब्लू को दी और ग्रीन से निकले, या ग्रीन को दूं और ब्लू से निकले? नहीं, इट मीन्स इन दोनों के बीच में संबंध नहीं है, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। लेकिन बीटा अल्फा जुड़ा हुआ है और गामा अल्फा से जुड़ा हुआ है। तो इनमें से स्ट्रक्चर बताओ कौन सी आएगी? 1, 2, 3 और 4। ये सभी आप मेरे को इनबॉक्स में आंसर दोगे, उसके बाद मैं आगे पढ़ाऊंगा।